क्या कांग्रेस नेता शशि थरूर अब कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस का साथ छोड़ शशि थरूर बीजेपी का दामन थाम लेंगे? क्या पहले ही तैयारी शशि थरूर ने कर ली थी? जी हां, आज विस्तार से बताएंगे कि कैसे शशि थरूर ने एक ऐसा जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है जो शायद ये बताता है कि कांग्रेस अब कभी सवाल जी हां शशि थरूर से नहीं करेगी, क्योंकि जो जवाब शशि थरूर ने दिया है उससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर उनके लिए कोई जगह ना तो पहले थी और ना ही अब है, और इसीलिए उनका रुख बीजेपी की तरफ हुआ। और अब माना जा रहा है कि शशि थरूर आने वाले समय में बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। और देखिए, बड़ी खबर क्या है कि भारत सरकार ने जब से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की टीम में कांग्रेस नेता शशि थरूर को शामिल किया, तब से कांग्रेस लगातार थरूर को निशाने पर ले रही थी। कांग्रेस ने यह तक कहा था कि भैया हमने तो नाम ही नहीं दिया, और जब नाम नहीं दिया तो कैसे प्रतिनिधि मंडल में इनको शामिल कर लिया गया। लेकिन बात तो कुछ और ही है। बात तो यह है कि भैया शशि थरूर ऐसे नहीं गए हैं, उनको अपने साथ मिलाने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। जिसके बाद देखिए, शशि थरूर भी रुके नहीं। पहले शशि थरूर को खूब ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो जवाब देना पड़ता है, और यही शशि थरूर ने किया। और शशि थरूर ने जो जवाब दिया, उसके बाद ये सवाल है कि क्या कांग्रेस कभी फिर से शशि थरूर को ट्रोल करेगी? क्या दोबारा से शशि थरूर को लेकर वो सवाल करेगी? चलिए अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि कैसे शशि थरूर ने एक बड़ा जवाब कांग्रेस पार्टी को यहां पर दिया है। और ये एबीपी की हेडलाइन है, कांग्रेस ने किया ट्रोल तो शशि थरूर ने दिया सीधा जवाब, मेरे पास करने के लिए और भी बेहतर काम है। तो देखिए, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद के नकाब को हटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की टीम दुनिया के कई देशों में भेजी। इसका हिस्सा कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी हैं। इस दौरान उन्होंने पनामा में एक बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम में बयान दिया था। बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसको लेकर वे विवादों में घिर गए। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान काफी नाराज हो गया। अब इस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो ट्रोल करते रहें, जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं वो आलोचना करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा काम मेरे पास है, और जो आलोचक है उनका तो काम है ही आलोचना करना। ये बहुत बेहतर जवाब जो शशि थरूर ने दिया है। इसका मतलब यह है कि शशि थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस से अपने रिश्तों को तोड़ने के लिए एक नई यहाँ पर पहल जो है वो की है, बल्कि ये तक देखा जा रहा है कि शशि थरूर ने जो सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो आलोचक है उनका यह काम होता ही है, और मुझे आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात की थी, ना कि युद्धों या हमारे सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी में हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र था, जिस दौरान भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। शशि थरूर ने आगे लिखा, पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को यहां से निकलकर 6 घंटे बाद बोगोटा कोलंबिया के लिए निकलना है, इसलिए मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है। मेरी तरफ से उन कट्टरपंथियों के लिए संदेश है जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित बात को लेकर भड़के हुए हैं। मेरा बयान अतीत के युद्धों पर नहीं था, बल्कि हाल के वर्षों में हुई घटना पर केंद्रित था। हालांकि हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का स्वागत है, जैसा भी वे उचित समझें। मेरे पास वास्तव में करने को बेहतर काम है। गुड नाइट, उनका ये ट्वीट आया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि काफी समय से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को कोई जगह नहीं मिल रही।
शशि थरूर तो बोल भी रहे थे कि भैया पार्टी में हमारा क्या है, या पार्टी में हमें क्या स्टैंड दिया जा रही है तो बताया जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि बहुत समझदारी से बीजेपी ने थरूर को अपने पाले में किया, यानी कि अपनी तरफ खींच लिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ समय पहले अमरावती गए थे, उस दौरान हम क्या देखते हैं, उन्होंने शशि थरूर का जिक्र किया। और जब शशि थरूर से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही होगी। अब यहां से समझना यह शुरू कर दीजिए कि क्या धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो उनसे अलग होते गए, ये क्या लीडरशिप, यह पार्टी का जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, क्या इनकी सबसे बड़ी गलती है? हालांकि अगर हम बात करें तो जो भी कांग्रेस छोड़कर गया है या जो भी कांग्रेस जिसने हाल ही में छोड़ा है, उसने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, वो छोड़ गए। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो जिस तरीके से वो भी नाराज कांग्रेस से रहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं शशि थरूर का ही जिक्र कर रहा हूं, इसके अलावा तमाम कई बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जब कांग्रेस ने पहले तो जगह शशि थरूर को नहीं दी, और जब शशि थरूर ने खुद अपना रास्ता चुन लिया तो उसके बाद ट्रोलर्स क्या कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जिसका जवाब शशि थरूर ने साफ तौर पर जो दिया है कि आलोचकों का काम आलोचना करना है और मुझे आलोचना से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अब आने वाले समय का जो सियासी सफर है, थरूर बीजेपी के साथ निभाते नजर आएंगे या थरूर बीजेपी के साथ जाएंगे? हालांकि बहुत पहले से अटकलें ये लगाई भी जा रही थी कि कांग्रेस का साथ छोड़ शशि थरूर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रोलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने उन तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है अपने स्टेटमेंट के द्वारा, ये बताता है कि क्या शशि थरूर ने अब मन बना लिया है कांग्रेस से अलग होने का। देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े भी किए थे, और हम ये देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो सवाल राहुल गांधी ने किया, उसके बाद राहुल गांधी विवादों में घिरते नजर आए और ये तक कहा गया कि उन्हें ये पूछना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, और वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट मार गिराए गए। सीधे तौर पर हम क्या देखते हैं कि राहुल गांधी और जो मुनीर है उनकी तस्वीर किस तरीके से आती है, एक पोस्टर नजर आता है, ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि जहां इस वक्त पूरा देश, विपक्ष की भी मैं अगर बात कर लूं, विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे जहां सरकार के साथ हैं, जहां वो सरकार के हर कहा जाए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े चेहरे जो पाकिस्तान को लगातार उसको न सिर्फ दो टूक जवाब दे रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम और धर्म के नाम पर ये जिस तरीके से कट्टरपंथ फैला रहा है और जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहा है पाकिस्तान, ये समझना पड़ेगा कि ना तो धर्म में और ना इस्लाम में इस तरीके की चीजें हैं कि धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ी जाए या धर्म के आधार पर लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाए। क्योंकि क्या हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है, उसके यहाँ आतंक की फैक्ट्री चलती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नासमझ लोग हैं, या अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र कच्ची होती है, उन्हें इस धंधे में वो डाल देते हैं, यानी कि उन्हें उनके दिमाग में जिहाद भर देते हैं, नफरत भर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देते हैं, यानी कि भारत के अंदर आते हैं और वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है भारत ने, और लगातार भारत ये कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, उसके यहाँ आतंक का अड्डा चलता है और वो आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या देखी जा रही है कि अगर हम बात करें जो प्रतिनिधि मंडल के, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के भी कई बड़े चेहरे हैं, और विपक्ष के कई बड़े जो चेहरे हैं उनको जो डेलीगेशन में इसमें शामिल किया गया है, वो भी जो है जिस तरीके की एक पूरी रणनीति बनी है उस हिसाब से अलग अलग देशों में वो जा रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एकता की बात कही थी, या ये कहा था कि विपक्ष को भी एकता दिखानी चाहिए, तो वो चीजें आज फिलहाल कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या
वाकई कांग्रेस पार्टी यहां पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जो सवाल कांग्रेस कर रही है वो उलट है और हम क्या देख रहे हैं कि सरकार काम कर रही है जो अलग है। हालांकि कांग्रेस ये सवाल भी कर रही कि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और उस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले वो लोग कहां हैं, वे आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उस पर सरकार चुप है, उस पर आज सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो ऐसे में जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर सरकार से कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब क्या बीजेपी देगी या उनके सवाल से बीजेपी घबराई भी हुई है, ये रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार साथियों, जब संकट का दौर आता है किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी समाज पर, किसी देश पर, तो अपने पराये की और निडर और कायर की पहचान हो जाती है। अभी 22 अप्रैल को देश पर एक संकट का समय आया, पूरा देश दहल गया किस तरह से 26 निर्दोष सैलानी टूरिस्ट आतंकियों के हाथ मारे गए पहलगाम में। और देश एक आवाज में बोल रहा था, मांग कर रहा था देश के प्रधानमंत्री से, देश के रहनुमा से कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाने हैं उठाइए। एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल की रात को ही तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया और संकट की इस घड़ी में सरकार से कहा कि हम आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े होंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग्रह किया सरकार से कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उस बैठक में हमने बिना किसी किंतु परंतु के सरकार को कहा आप जो कदम उठाएंगे हम आपके साथ रहेंगे, एक आवाज में बोलेंगे। और एक आवाज में बोला। तुरंत हमने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई और उसमें भी यही प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक रूप से एक आवाज में बात करेंगे। राहुल जी पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, अस्पताल में गए, वहां के अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेक होल्डर्स से मिले, वो पोनी एसोसिएशन हो, अलग अलग एसोसिएशन से वो वहां मिले। और जो भारत के सिविलियंस पर पाकिस्तान की कायराना फायरिंग पुंछ में हुई, राहुल जी वहां भी गए अभी 3 दिन पहले और उनकी सुध ली, उनकी तकलीफों को साझा किया देश के साथ। लेकिन ये सब तो जो हम कर रहे थे आपके सामने है और हम बार बार आपसे बात भी करते रहे, दिन में 2 बार भी करते रहे, क्योंकि संकट का एक दौर है। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने है। आपदा में अवसर इसीलिए कहता हूं। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर-ए-तैयबा चाहता है,
जो जयेश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी, और ये सवाल आने वाली कई कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है, एक इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ये अब वाकई आने वाले वक्त में देखना होगा कि शशि थरूर का स्टैंड क्या रहता है। क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ वे नई पारी की शुरुआत करेंगे, तो बीजेपी में उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।